10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 की गणित के जो पेपर होगा उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15। तो 15 आपके जो अबर शब्द वाले प्रश्न आएंगे वो कौन कौन सी प्रश्नावली से आने वाले हैं उसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और ये शेखावटी मिशन 100 आपका भी मिशन 100 अगर आप सपना है तो आप ज़रूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। निश्चित रूप से आप जो गणित में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो। और ये शेखावटी मिशन 100 की जो भी PDF हैं वो सभी आपको जो ऐप के ऊपर मिल जाएगी फ्री। तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप सभी विषय की इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपकी जो कक्षा 10 की जो गणित है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पहली प्रश्नावली से बनता है। आपके एक प्रश्न जो अबर शब्द वाला आएगा वो आपकी पहली प्रश्नावली से पूछा जाएगा। तो वास्तविक संख्या आपकी पहली प्रश्नावली है। इसमें आपको जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पहली प्रश्नावली के वो हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 22/7 परिमेय संख्या है। √225 जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। जैसे √16 जिसको हम 4 लिख सकते हैं तो 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। √64 इसको हम 8 लिख सकते हैं क्योंकि ये 64 8 के वर्ग तो 8/1 हो जाएगा। तो ये √64 भी एक परिमेय संख्या है। √16 भी एक परिमेय संख्या होगी। साथ ही 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। जैसे √2 √3 पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 2 - √5 2.23606 या 2 + √2 ये सभी की सभी आपके अपरिमेय संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से कॉमन रूप से लिखने पर जो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये √2 √3 22/7 1/2 ये वास्तविक संख्याओं में गिनी जाती हैं। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम शुरू से देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब वो परिमेय संख्या पूछ रहा है। अपरिमेय नहीं होना चाहिए इसका मतलब वो परिमेय संख्या होगी। तो √10 तो एक अपरिमेय संख्या है। √24 भी एक अपरिमेय संख्या है। √35 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो √121 है ये 121 11 के वर्ग है। तो 11 को लिख सकते हैं हम 121 को अंडर में है तो, और 11 को हम 11/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो √121 है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी ये अपरिमेय है, दूसरी अपरिमेय है, तीसरी भी अपरिमेय है, चौथी जो है वो आपके अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न आपके दूसरा 2 - √3 है। कौन सी संख्या ये? परिमेय है, अपरिमेय है, सम संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है, इनके बीच में हम चाहे इनको जोड़ करें या घटाएं, इनसे हमेशा जो उत्तर आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि पाई एक है। पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, 2 और 3 दोनों। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो उत्तर है वो क्या लिखेंगे? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अपरिमेय संख्या। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का मसप 15 है और उनका लस 105 है। यदि उनमें एक संख्या 1 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का HCF दे रखा है 15, LCM दे रखा है 105। एक संख्या 5 है तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो आपको इसका सूत्र है वो याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणा करते हैं। ये A × B बराबर क्या होता है? वो होता है LCM × HCF होता है। तो A का मान कितना है? A का मान है इसमें आपके 5 और दूसरी संख्या B हमें ज्ञात करना है। LCM कितना है? 105 है और HCF कितना है? 15 है। आपको इसमें B का मान ज्ञात करना है तो इस 5 को यहाँ से हटाएंगे। ये वाले A का मान 5, ये 105 × 15 और बटे में क्या आ जाएगा? 5। फिर 5 के बाद से हम 15 को काटेंगे जो 3 बार कटेगा। फिर हम 105 को गुणा कर देंगे 3 से।
तो तीनों पंजे 15 और 3 एकम 3, तो आंसर क्या आएगा 315। 315 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है और उसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं होता है। तो 2 बटा 1 हो जाएगा, 22 बटा 7 p बटा q के रूप में है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होंगे। ये जो आपके ऊपर ये बार लगा होता है, ये बार वाली संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी p बटा q वाली संख्या हो जाएगी। फिर हमारा जो आंसर है वो एक ही बचा है, ये 2 + 2.232425, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम p बटा q के रूप में भी नहीं लिख सकेंगे, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जिसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। छठा क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बतानी है। तो पहले हम 144 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 में 2 की घात ही बतानी कि 2 कितनी बार आएंगे, तो 2 का भाग देंगे 14 में 7 बार और 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 में 7 में 3 बार जाएगा, एक बचेगा 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 में 1 बार और 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार। अब 9 में नहीं जाएगा 2 का, तो 3 का देंगे, 3 का 9 में 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4 बार आया, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 की घात 4 इंटू 3 कितने बार, 2 बार है, तो 3 की घात 2। अगर तुम्हें घातों का योग पूछे तो ये 4 और 2 को जोड़ना है, और केवल 2 की घात पूछी है तो 2 की घात कितनी है 4, तो 2 की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 की घात 4 आपके ऑप्शन नंबर 2 की जो घात है वो 4 आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। घातों का योग पूछे तो हम क्या करेंगे 4 + 2 = 6 कर देंगे, फिर इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। लेकिन केवल इसमें 2 की घात ही पूछे तो 2 इसमें आपके 4 बार आ रहा है, तो अपना आंसर इसमें 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां कि यदि p² एक सम संख्या है तो p एक संख्या होगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर p एक सम संख्या है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी कैसा आएगा, सम संख्या आएगा। हमेशा यही होता है कि सम संख्या का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा वापस सम संख्या ही प्राप्त होता है, वो कभी भी विषम संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर है वो सम ही आएगा कि p एक सम संख्या होगी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, p एक कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कि a और 18 का लघुत्तम 36 है, a और 18 का HCF 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है। अब 2 संख्या है a और b, तो a × b बराबर LCM × HCF करेंगे। a का मान हमें ज्ञात करना है, b का मान दे रखा है 18, इनका LCM दे रखा है 36 और HCF दे रखा है 2। आपको मान ज्ञात करना है, a का तो 18 को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 × 2 और बटे में कितना आ जाएगा 18। 18 के पारे से 36 कटेगा 2 बार, तो a बराबर कितना आएगा 2 × 2। 2 × 2 कितना होता है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर 4 चौथे में दे रखा है 4, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 96 और 404 का आपको HCF ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 96 और 404 वाला। इसमें क्या करना है 96 और 404 के आपको गुणनखंड करने। 96 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, तो ये आपके 2 का भाग 96 में 48 बार जाएगा, फिर 48 में 2 का भाग देंगे 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और फिर 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। फिर 404 का करेंगे, 404 2 का भाग 202 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 101 बार जाएगा। अब 101 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 101 का ही भाग जाएगा, तो ये 1 बार चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो गुणनखंड है वो आपके 2 × 2 × 101 होगा। तो HCF जब भी ज्ञात करते हैं तो दोनों में कॉमन है उसको लिखा जाता है। तो दोनों में एक तो 2 कॉमन है, एक तो 2 लिखेंगे, एक और 2 कॉमन तो एक और 2 लिखेंगे, और कोई दोनों में कॉमन नहीं है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 4 आंसर होगा, और 4 आंसर आपके ऑप्शन में कहीं दे रखा होगा तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन, जो 4 आंसर है वो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 4 आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 हो जाएगा। अगली जो प्रश्नावली है वो दूसरी प्रश्नावली। अब दूसरी प्रश्नावली में आपके ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा, अब सदा में पूछा जाएगा ये,
और एक आपके 1 नंबर का और बनेगा क्वेश्चन और एक आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। टोटल इस प्रश्नावली से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दूसरी प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। दूसरी प्रश्नावली बहुपद। एक तो आपको बहुपद की घात पता होना चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है। जो x होता है, चर होता है, उसकी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात 1 होती है, चर की घात 1 होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ये इसका मानक रूप होता है। त्रिघात ऐसा बहुपद होता है जिसमें इसकी घात कितनी हो, 3 हो। त्रिघात है तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 3 होंगे। द्विघात के अधिकतम शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो फिर आपको एक तो ये देखना है। इसके अलावा आपको मान ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पहले इसमें देख लेते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से बहुपद कौन सा है। बहुपद का मतलब अगर उसकी घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह एक बहुपद कहलाएगा। देखो इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें x की घात 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये x की घात 1/, ये √x है, तो इसमें x की घात 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये y ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो y + 2 × y की घात -1, ये y की घात -1 है, तो ये बहुपद नहीं है। ये t के ऊपर अंडर है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। तो अंडर अगर t किसी चर के ऊपर आता है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है √3x²। ये अंडर इस 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि रैखिक बहुपद कौन सा है। जिसकी घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद होता है। इसकी घात 2 है, इसकी घात भी 2 है, इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 4x - 1। अगला प्रश्न कि निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा है। जिसकी घात 2 होती है इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। फर्स्ट की घात 1 है, इसकी घात 0 है सेकंड वाले की। जो तीसरा है इसकी घात ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। चौथे में आपकी x की घात 2 दे रखी है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x की घात 2 वाला अपना आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद में, एक बहुपद दे रखा है, इसकी घात बतानी। इसमें चर क्या है, x है, x की घात 2, 1 और 3। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 3 है, तो अपना भी आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में ही दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि बहुपद t² - 15 के शून्य क्या होंगे। तो जब भी t² - इस प्रकार की संख्या आ जाए तो उसको बराबर में 0 लिखेंगे, तो t² बराबर प्लस के 15 हो जाएंगे। तो t बराबर क्या लिखेंगे, √15। जब अंडर हटाते एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो √15 हो जाएगा। ठीक है, √15 यानी कि प्लस माइनस √15, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद दे रखा है आपको, इसमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो अल्फा × बीटा होता है, जो कि c/a होता है। तो c/a आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करो तो हम अल्फा प्लस बीटा करते, जो कि -b/a होता है। -b/a आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो इसमें गुणनफल है तो आपको ये c/a की ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा। ax² + bx + c में शून्यकों का योग, ये जो बहुपद दे रखा है इसके शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखेंगे। तो -b/a आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि x² - 2x के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, a और b है, तो a × b का मान क्या होगा। यह शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। ab बराबर क्या होता है, c/a होता है। c का मान कितना है, इसमें 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 5/1 यानी कि 5 आंसर आएगा। 5 आंसर आपके ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें दे रखा है। ऐसे आपको मान रख इसमें हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर ax³ + bx² + cx + d में शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा आपके -b/a।
नेक्स्ट है, यदि बहुपद 2x² + x + k का 1 शून्यक 3 है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो अगर ये इसका शून्यक है तो हम x की जगह पे 3 लिखेंगे और बराबर में 0 लिख के k का मान ज्ञात करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके 2 × x की जगह पे 3 का स्क्वायर + 3 + k और बराबर में शून्यक है तो 0 लिखेंगे। हल करेंगे इसको तो 2 × 9 3 9 हो जाएगा ये, प्लस 3 + k बराबर 0। इसको जब हम हल करेंगे तो 2 में 18, 18 और 3 21 + k बराबर 0 आएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा, -21 आएगा। -21 आपके ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें दे रखा है, यही इतना आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि बहुपद के शून्यक √2 और माइनस के √2 हैं तो बहुपद के गुणनखंड क्रमशः होंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक बार इसको x के बराबर में लिखेंगे, इसको भी x के बराबर में लिखेंगे। तो x के बराबर में यह आ जाएगा √2 और ये भी आ जाएगा x के बराबर में -√2। इधर लाएंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके x - √2 और दूसरा आ जाएगा ये x + √2। बस ये दोनों इसके आंसर होंगे। ये किस में दे रखा है, आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है हमें, तो बहुपद ज्ञात करना है। जब भी हमें अल्फ़ा + बीटा का मान दे दे और अल्फ़ा × बीटा का मान दे दे तो बहुपद ज्ञात करना बहुत आसान है। अल्फ़ा + बीटा का मान 0 है, अल्फ़ा × बीटा का मान √5 है। तो इसका सूत्र होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे माइनस अल्फ़ा + बीटा का मान कितना है, वो अल्फ़ा + बीटा का मान है 0 × x करेंगे प्लस √5 करेंगे, बराबर में 0 चलता रहेगा ये। तो x² 0 का गुणा करेंगे x से तो 0 आ जाएगा, प्लस में √5। तो x² √5 इसका आंसर होगा। ये रहा x² √5, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2 इसके शून्यक हो सकते हैं। ऑप्शन जो चौथा इसका सही उत्तर होगा। फिर आपकी प्रश्नावली है तीसरी, जिसमें से भी आपके 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो ये अगर आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण आती है तो इस प्रश्नावली से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक अबसदा में आएगा और एक लाइन में आएगा। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। एक तो आपको ये वाली जो सारणी है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। जब भी इनका अनुपात निकाला जाएगा a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनके अनुपात की तुलना करके ही हम रेखाओं की प्रकृति को ज्ञात करेंगे कि दोनों जो रेखा होगी रेखा युग्म वो काटेगी या नहीं काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, समपति होगी, समांतर होगी, ऐसा हम इसमें देखेंगे। तो जब ये जो 3 मान है इसमें से कोई सा भी मान बराबर नहीं हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और इसका केवल एक ही हल प्राप्त होगा। वो केवल एक बार ही उसको दोनों रेखाओं को आपस में काटेगी, उसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। और ये संगत होगा कि असंगत, तो ये संगत होगा। सेकंड बात है कि जब 2 बराबर हो जाए, पहला और दूसरा बराबर है और तीसरा भी बराबर है, जब तीनों ही बराबर हो जाए तब ये कैसे होगी, ये समपति रेखाएं होगी और ये अनेक बार काटेगी, इसके अनेक हल प्राप्त होंगे, ये भी संगत है। तीसरा कंडीशन ये है कि जब पहला और दूसरा बराबर हो जाए और तीसरा इसके बराबर नहीं है तो ये रेखाएं कैसे होगी, समांतर होगी। इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इनका जो प्रकृति है वो असंगत हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। इसमें x और y की जगह पे इनमें से मान लिखना है, फिर जो उसका उत्तर 11 ला देता है हल करने के बाद में वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x + 2y = 11 लाने। x बराबर मान लो पहले ऑप्शन से हम 1 लिखें तो 3 × 1 + 2 × y की जगह पे 4 बराबर कितना चाहिए, 11 लाने हैं। देखो हल करते इसको, 3 एकम 3, इनको हल करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। इसका मतलब अपना उत्तर ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के हल ज्ञात करना है।
देखो ये हल ज्ञात करने के लिए आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर तो 14 आ जाए और घटाने पे 4 आ जाए। अगर आपके पास में ऑप्शन है तो ऑप्शन से अगर आप करेंगे इस सवाल को तो जल्दी हो जाएगा। जैसे इनको जोड़ो, 5 और 9 कितने हो रहे हैं? 14 हो रहे हैं। लेकिन 5 में से 9 को घटाओ तो माइनस के 4 बचेंगे, हमारे प्लस के 4 चाहिए, ये तो गलत है। सेकंड है 1 और 10, इनको जोड़ो तो ये कितना हो रहा है? 10 और 1 11 ही हो रहा है। इसका मतलब ये तो पहले से ही गलत है, ये तो होगा ही नहीं। इनको जोड़ो तो ये भी 4 ही हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट बचा है 3 और इसमें है 9 और 5, तो x प्लस वाई करो तो ये हो जाएगा आपके 9 प्लस 5 कितने होंगे? 14। x माइनस वाई करो तो x का मान 9 है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। कुल मिला के अपने 14 और 4 आंसर इस ऑप्शन नंबर 3 से ही आ रहे हैं, तो अपना जो आंसर है वो केवल तीसरा हो जाएगा। या फिर इसको हल करके भी आगे लिखा जा सकता है, वो भी विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके तीसरा है। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल प्राप्त कब नहीं होता है? जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो कोई हल नहीं है तो इसके लिए क्या होगा? a1/a2 बराबर है b1/b2 के। लेकिन तीसरा मान c1/c2 इसके बराबर नहीं होता है, तभी तो ये समांतर रेखाएं बनेगी, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को लेंगे, a1/a2 को। a1 का मान 3 है और a2 का मान कितना है? 2 के माइनस 1, तो ये 3/2 के माइनस 1 बराबर आएगा b1 का मान कितना है? 1 और b2 का मान कितना है? 1 है। तो ये हम यहाँ पे इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 बराबर क्या आएगा? 2 के माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आओ तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। तो के बराबर कितना आएगा? 4/2, इसका मान 2 आ जाएगा। तो 2 आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर 2 y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या होगा? तो जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस के 2 लिखो, जहाँ y है वहाँ पे 5 लिखो। ये हो जाएगा आपके 5 बराबर m इंटू माइनस का 2 और प्लस में 3। अब जो इसके मान है इसको हम यहाँ से हल करेंगे। माइनस प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m। m का मान ज्ञात करना है तो माइनस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये बचेंगे इधर प्लस के 2 बराबर माइनस का 2m। तो m बराबर हो जाएगा 2 बटे माइनस का 2, तो माइनस का 1 इसका आंसर आएगा। तो माइनस का 1 आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? तो इसमें x और y का मान लिखेंगे किससे 6 आता है। जैसे ये लिख लेते पहला वाला, तो 2 इंटू एक्स का मान 1 प्लस वाई का मान 2, तो 2 प्लस 2 बराबर कितना आएगा? 4 ही आएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो इसको काट ही देते हैं। दूसरा है 2 और 1, तो इसमें आपके 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 ही हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 2 और 2, तो ये लिखेंगे हम 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6। तो हाँ, इससे हमारा उत्तर 6 आ रहा है, 2 प्लस 2 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण की घात होती है तो रैखिक समीकरण की घात हमेशा 1 होती है, द्विघात की हमेशा 2 होती है, अचर पद की घात हमेशा 0 होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख के प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो उनके समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? जब प्रतिच्छेदी है तो वो एक बार ही काटेगी, तो उसका एक ही हल प्राप्त होगा। एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब वाला अद्वितीय हल इसका आंसर हो जाएगा। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हैं, समांतर है तो एक ही बार नहीं काटेगा, एक भी बार नहीं काटेगा तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं। नेक्स्ट है युगपत समीकरण के निकाय बताने की संगत है या असंगत है। अगर ये तीनों ही या तो बराबर है या फिर तीनों ही बराबर नहीं है, तब ये संगत होता है। अगर 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो वो असंगत होगा। तो पहले हम इसमें a1/a2 निकालते हैं, a1/a2।
A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, तो 2/4 यानी कि 1/2। इसी प्रकार से B1/B2 निकालते हैं। B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार C1 और C2 निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं C1/C2। C1 का मान 5 है और C2 का मान 9 है, तो 5/9 ही रहेगा। इसमें पहला और दूसरा तो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, जो कि समांतर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन तीसरा C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? असंगत लिखेंगे। तो ये असंगत होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान ज्ञात करना है। x की जगह पे 5 लिखना है, तो ये हो जाएगा आपके 5 + 2y = 9। प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो 2y बराबर क्या आएगा आपके 9 - 5 = 4 बचेगा। तो y बराबर क्या आएगा 4/2 = 2। तो x का जो मान है या y का जो मान है वो आपके प्लस के 2 आएंगे। ऑप्शन बी यानी कि सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। 4x + 2y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपके 4 × 2 + 2 × 1। तो 4 और 2 कितने हो गए? 4 दूनी 8, 8 + 2 = 2, 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो k का मान कितना है? 10। आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो अबसद वाले थे तीसरी प्रश्नावली के वो हमने देखे। चौथी जो प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर जो चौथी प्रश्नावली है, इसका एक ही क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर की प्रश्नावली ये, और एक ही क्वेश्चन आपकी निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपके इसकी जितने भी निबंधात्मक है वो आपको अलग से वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा कि आपके 4 नंबर के जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन सी प्रश्नावली से आपको तैयार करना है। मैं बता देता हूँ अभी। एक क्वेश्चन तो आपके 4 नंबर का इस प्रश्नावली से आएगा, चौथी प्रश्नावली से। एक आपके जो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली है, माध्य, माध्यक और बहुलक वाली, उससे 4 नंबर का आएगा। एक आपके जो 8.4 प्रश्नावली है, त्रिकोणमिति वाली, सिद्ध करने वाले जो सवाल है, वहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा। इन 3 प्रश्नावली को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो भी 4 × 3 = 12 मार्क्स प्राप्त होंगे इन 3 प्रश्नावलियों से ही। नेक्स्ट है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन के जो प्रश्न बनेंगे वो इन तीनों प्रश्नावलियों से ही बनने वाले। अगली जो प्रश्नावली है वो आपकी 5वीं प्रश्नावली है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वाली जो प्रश्नावली है, इससे आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आपके अवसद वाले प्रश्न बनने वाले हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है, 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है, उसको हम सार्वंतर कहते हैं। ये सार्वंतर प्लस में भी होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। सार्वंतर को हम D से लिखते हैं और पहले पद को हम A से लिखते हैं। तो AP का जो व्यापक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, वो A, A+D, A+2D, A+3D के रूप में होता है। A1 पहला पद है, A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है। nवां पद का सूत्र होता है AN = A + n - 1 × D। अगर इसमें परिमित हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी परिमित है और अंतिम पद L है, तो अंत से जो nवां पद ज्ञात करना हो तो L - n - 1 × D हो जाएगा। अगर इसका अंतिम पद नहीं दे रखा है तो अब हम क्या करेंगे कि n पदों की जो श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, उसके अंत से mवां पद ज्ञात करने के लिए हम शुरू से n - m + 1वां पद लिख लेंगे। एक इसमें योगफल पूछा जाएगा, Sn पदों का योगफल n/2 कोष्ठक 2a + n - 1 × D। या फिर इसका अंतिम पद दे रखा हो तो हम ये वाला सूत्र लगा लेंगे, Sn = n/2 a + l, a + l आ जाएगा। नेक्स्ट है, अवसद वाले जो सवाल बनेंगे वो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। 10, 7, 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद कितना है? पहला पद है A = 10। D कितना है? D सार्वंतर है, तो दूसरा पद 7 है और पहला पद 10 है, तो D बराबर कितना आएगा? -3 आ जाएगा। n बराबर कितना ज्ञात करना है? n बराबर इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो सूत्र लगेगा इसमें nवां पद वाला। nवां पद का सूत्र होता है n = A + n - 1 × D। तो पहला पद कितना है? पहला पद तो है हमारे पास में 10 प्लस n का मान कितना है? 30 - 1 × D का मान कितना है? -3। तो ये आ जाएगा 10 + 30 में से 1 गया तो 29 × -3। अब 29 को -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके -87।
तो 10 माइनस के 87, 10 में से 87 गए तो माइनस का 77 इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो तीसरा है। माइनस वाला उत्तर करना है, प्लस वाला उत्तर नहीं आएगा, तो माइनस के 77 इसका आंसर होंगे। अगला प्रश्न है 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो वही एनवा पद का सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला पद कितना है, पहला पद 7 है, डी बराबर कितना है 13 में से 7 को घटा लेंगे तो 6 बचेगा। और अंतिम पद कितना है एल बराबर या एन बराबर कितना है 205 है। तो हमें इसका जो 205 है वो नंबर बताने की कितने नंबर पे है वो चेक कर लेते हैं। हम इसमें एन का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए एन बराबर कितना लिखेंगे 205 बराबर पहला पद कितना है, पहला पद है 7 प्लस एन का मान नहीं पता तो वैसे वैसे लिखेंगे। डी का मान कितना है, डी का मान है प्लस के 6। ये 7 इधर ले आते हैं तो या फिर इसको हम यहीं पर रख लेते हैं। 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 1 माइनस 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 205 माइनस 1 बराबर 6n। तो ये माइनस का 1 इसमें से घटाएंगे, 1 को इसमें 205 में से 204 बचेगा, बराबर में कितना है 6m। तो m बराबर कितना आएगा आपके 204 बटे 6, 6 3 18 और 6 चौक 24। तो कितने पद है इसमें 34 पद है। 34 पद आपके ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 10 m और -3 समांतर श्रेणी में है तो m का मान आपको ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करने के लिए इनका समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है वो ज्ञात कर लेते हैं। d1 बराबर क्या लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है m माइनस a1 कितना है 10, तो ये इसका d1 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से d2 वही दूसरे में से तीसरे को घटा ले, तीसरे में से दूसरे को घटा ले, तो ये हो जाएगा आपके माइनस के 2 और माइनस में m। दोनों इसने समांतर श्रेणी में है तो इनका अंतर बराबर होगा, तो d1 बराबर d2 लिखेंगे। तो माइनस के m और माइनस में 10, ये तो प्लस में m है माइनस में नहीं, m माइनस 10 और बराबर में कितना आएगा ये आ जाएगा आपके माइनस के 2 और माइनस का m। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस के m को इधर ले आएंगे तो वो प्लस का बन जाएगा। तो ये आएगा आपके 2m बराबर माइनस के 2 और माइनस के 10, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 12। तो m बराबर माइनस के 12 बटे 2 बराबर उत्तर आएगा 6। इसमें हम वापस करना पड़ेगा इसको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि माइनस के 10 इधर आएंगे तो प्लस के 10 बन जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा प्लस के 8। अब 2m बराबर कितना है प्लस के 8 है, तो m बराबर कितना आ जाएगा 8 बटे 2 हो जाएगा, जो कि उत्तर कितना आएगा आपके 4 आएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। ये इसका कौन सा पद 78 है, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें इसका जो सारवंतर है वो निकालना पड़ेगा। पहला पद कितना है a बराबर 3 है, d बराबर कितना है 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। n बराबर ज्ञात करना है और an बराबर कितना है 78। तो इसका nवा पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर पहला पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद कितना है, पहला पद तो हमारे पास में 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है प्लस के 5 है। an कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, माइनस के प्लस के 3 को इधर ले आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, तो 78 माइनस 3 बराबर 5n माइनस 5। 78 में से 3 जाएगा तो 75 बचेगा, बराबर में 5n माइनस 5। माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 बन जाएंगे। तो ये आएगा आपके 75 प्लस 5n, 75 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 5n आ जाएगा। 75 और 5 80 बराबर 5n, तो n बराबर 80 बटा 5 यानी कि 16 उत्तर आएगा। तो 16 उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समांतर श्रेणी का आपको सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद कितना है माइनस के 7, तो माइनस के 7 और इनके बीच का जो अंतर है वो चेक करना है। तो माइनस के 9 माइनस के 7,
तो प्लस के 7 हो जाएंगे, तो माइनस के 2 आंसर होगा। तो माइनस के 7 और माइनस के 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपने छठा प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पहला पद 2 दे रखा है, सार्वंतर 3 दे रखा है, तो इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो इसमें nवां पद का सूत्र लगाना पड़ेगा, वो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद a की जगह पे 2 लिखना है और d की जगह पे 3 लिखना है, n की जगह पे n ही लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके an बराबर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। हल करेंगे इसको, तो ये आएगा आपके 2 प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3। अब ये जो आया वो 2 प्लस 3n माइनस 3 है, 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये रहेगा आपका 3n माइनस 1। तो 3n माइनस 1 इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का पहला पद और इसमें अंतिम पद दे रखा है। पहला पद और अंतिम पद कितना है, 2 और 8 है। n पदों का योगफल दे रखा है कितना है, 90 है। आपको n का मान इसमें ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए वही Sn वाला सूत्र लगेगा इसमें, इसको हल करेंगे यहाँ पे। Sn n/2 कोष्टक a प्लस l। पहला पद और अंतिम पद दे रखा है, सभी की योग भी दे रखा है 90, तो सबका यहाँ पे मान लिखेंगे। तो मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, 90 बराबर पहला पद कितना लिखेंगे, ये n का मान कितना लिखेंगे, ज्ञात करना है, बटे में 2 कोष्टक। पहला पद कितना है 2 और अंतिम पद कितना है 8, तो 2 और 8 10 हो जाएंगे। 2 को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये उधर गुणा में चला जाएगा, तो 90 और 2 को गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, बराबर n कोष्टक 8 और 2 10 हो जाएगा। अब आपको मान ज्ञात करना है n का, तो इसे 10 का 180 में भाग देंगे, तो 180 बटा 10, 0 से 0 कटेगा, तो n बराबर 18 आंसर आएगा। 18 आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो वही Sn वाला सूत्र लगेगा, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद कितना है, a बराबर 2 है, d बराबर 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। n बराबर 10 लिखना है और Sn बराबर ज्ञात करना है। तो यह आएगा आपके Sn बराबर n यानी कि 10 पदों का योग, तो 10/2 कोष्टक 2 इंटू 1, 2 इंटू a का मान 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 10 आएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5 आ जाएगा। बस इसको हल करना है, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार, कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गए तो 9, 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, 45 और 4 कितने होंगे 49, तो 5 इंटू 49, 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4 और 4 पंजे 20 और 4 24, 245 इसका उत्तर होगा। 245 आपके ऑप्शन सेकंड में इसका आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न है आपके 9वां कि समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है और 7वां पद इसका 13वां पद कितना है, इसमें 13 है, मतलब 35 है, 13वां पद 35 है, तो डी का मान ज्ञात करना है। तो 13वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d बराबर कितना है 35। पहला पद 7 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 12d बराबर 35। 7 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके 12d बराबर 35 माइनस 7। 35 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 28, तो ये बचेगा आपके बराबर में 28। तो d बराबर क्या आएगा 28/12। इसको हम 4 के पार्ट से काटेंगे, ऊपर 7 बार कटेगा और नीचे 3 बार कटेगा, तो 7/3 इसका आंसर आएगा। 7/3 आपके ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें nवां पद दे रखा है, समांतर श्रेणी का इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करना है तो डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। डी का मान ज्ञात करना है तो इसके 2 पद हमें पता होना चाहिए, तो हम पहला और दूसरा पद निकाल लेते हैं। तो 1 लिखेंगे n बराबर, तो ये पहला पद आ जाएगा, तो a1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 में से 5 गए तो कितना आएगा 4। इसी प्रकार से n बराबर 2 लिखेंगे, तो ये a2 बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस
5 इंटू 2, तो 5 में 10 हो जाएगा। 9 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो पहला पद कितना है 4, दूसरा पद माइनस का 1 है। जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 4 बराबर माइनस का 5 इसका आंसर होगा। तो माइनस के 5 आपके ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणज 3, 6, 9, 12 और 15। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। 3 और 12 15, 9 और 6 15, 3 बार 15 होगी, 15 3 45 इसका आंसर होगा। देखिए आपके चौथे ऑप्शन में दे रखा है। फिर अगला पार्ट है छठा, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज वाला जो प्रश्नावली है इस वो आपके 4 नंबर की है। एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा अबसदा में, एक आपके तीसरे प्रश्न में आएगा अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल आपके जो 4 नंबर के 3 प्रश्न हो जाएंगे। 4 नंबर के कुल 3, पहले 1 नंबर के 2 और 1 2 नंबर का, यानी कि 4 प्रश्न इस प्रश्नावली में से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ वे होती हैं जिनके आकार और समान होते हैं परंतु इनका माप समान होना आवश्यक नहीं है, वो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। समरूप बहुभुज, 2 बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो उनको हम समरूप बहुभुज कहते हैं। सभी वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इसमें कोण A और कोण D बराबर है, B और E बराबर है, C और F बराबर है, तब इसमें जो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो ये AB है, AB वो DE के बराबर होगा। ये जो BC है वो EF के बराबर होगा। ये जो SC है वो DF के बराबर होगा। तो ये इनमें अनुपात आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका पहला है कि 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हैं और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में, तो उनको हम बहुभुज कहेंगे। निम्न में से कौन सी त्रिभुज की कसौटी समरूपता की कसौटी त्रिभुजों के लिए नहीं है? तो इसमें से जो देखो तीनों कोण तो इसमें समरूपता में आते हैं, तीनों भुजाएं भी आती हैं, ये साइड एंगल साइड ये भी आता है, लेकिन कोण भुजा इसमें नहीं आता है। तो इसका जो उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, एंगल साइड साइड। फिर आपके इसका तीसरा प्रश्न है ये, त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR के, तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो A के बराबर में P होगा, B के बराबर में Q होगा और C के बराबर में R होगा। तो C के बराबर में R नहीं दे रखा है, गलत है। A के बराबर में P नहीं दे रखा है, ये भी गलत है। B के बराबर में R दे रखा है, ये भी गलत है। तो B और Q बराबर वाला से हो जाएगा आपके चौथा ऑप्शन। किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। फिर प्रश्नावली है 7वीं प्रश्नावली, निर्देशांक ज्यामिति। ये 7 नंबर की प्रश्नावली है और इसमें से एक प्रश्न अबशब्द में पूछा जाएगा, एक लाइन में पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का होगा और एक 3 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपके 7 नंबर के इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला प्रश्न आपके ये है कि इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। दूसरा है कि निर्देशांक दे रखा है -1 और 1, इसमें भुज और कोटि का मान बताना है। तो x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहा जाता है। तो भुज तो -1 और कोटि +1 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बिंदु K और 2 तथा 3 4 के बीच की दूरी √8 है तो K का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो उत्तर है वो 5 और 1 हो जाएगा, यानी कि K बराबर 5 रखेंगे या फिर K बराबर 1 रखेंगे तो इनके बीच की दूरी √8 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि ये बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पे है? जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो हम x का मान लिखेंगे। y अक्ष से दूरी का मतलब x का मान, तो +5 इसका उत्तर हो जाएगा। x अक्ष से दूरी पूछे तो फिर इसमें y का मान लिखते हैं, वो +2 लिखेंगे क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। -1 और +1 कौन से चतुर्थांश में है? तो ये सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में आता है। अगला प्रश्न है, x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि, x अक्ष पे कोटि का मान हमेशा 0 होता है। बिंदु -x -y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो √x² + y² होगा।
फिर आपकी प्रश्नावली आती है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय से आपके एक प्रश्न तो अभ्यासदा वाला पूछेंगे, एक आपके रिक्त स्थान वाला पूछेंगे, एक प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक पूछेंगे 2 नंबर का, एक प्रश्न आपके निबंधात्मक आएगा। तो जो बड़ा आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन वो इसी प्रश्नावली की जो 8.4 है उसमें से पूछा जाएगा। तो मैं सोल्व करवाऊंगा सभी को, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अभ्यासदा वाले वो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे tan स्क्वायर 45 cot स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, cot 45 का मान भी 1 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 = 2 होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात करना है। तो sin 45 cos 45 बराबर ही होते हैं, 1/√2 1/√2। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/√2 1/√2। √2 को √2 से गुणा करें तो 2 आ जाएगा, और ये 2 इसके ऊपर गुणा में दे रखे हैं। तो 2/2 बराबर उत्तर कितना आएगा 1 आ जाएगा। tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो √ से स्क्वायर कट जाएगा, 3 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगर वही tan स्क्वायर 30 का मान पूछता है तो फिर 1/3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से √ कट जाएगा। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 50 + कोस स्क्वायर 50 + 1 का मान किसके बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो 1 होता है। ये सर्वसमीका होती है, 1 + 1 = 2 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट में इसका आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 9 sec a - 9 tan a के बराबर है, तो इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे। अंदर बचेगा आपके sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a इसका मान 1 होता है। तो 9 × 1 करेंगे 9 आंसर आएगा। आपके तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है 9। अगला प्रश्न है, यदि sin a = 1/2 और cos b = 1/2 तो a + b का मान ज्ञात करना है। तो ये साइन का मान देख लेते हैं 1/2 किस में होता है। तो ये होता है आपके ये sin 30 का मान। तो a बराबर कितना आ जाएगा इसमें 30 आ जाएगा। cos में ये 60 का मान होता है, तो ये b बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। a + b को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 आपके ऑप्शन 4 में दे रखा है। अगला प्रश्न ये कि 1 - cos 2θ में sin 2θ, इसमें आपको θ = 45 रख के मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 1 - cos × 2 cos 2 × 45 और बटे में आएगा आपके 2 sin 2θ यानी कि 2 × θ। तो ये भी हो जाएगा आपके sin 2 × 45। यह आएगा आपके 1 - cos 90 और एक आएगा आपके sin 90। तो cos 90 का मान तो कितना होता है, cos 90 का मान और sin 0 का मान बराबर ही होता है। तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, cos 90 का मान और sin 0 का मान बराबर है, तो इसका उत्तर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे 1 - 0 और बटे sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1/1 = 1 आंसर। अच्छा, ऊपर 0 आएगा, ऊपर ये 0 आएगा, तो 1 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0/1 = 0 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपकी अगली प्रश्नावली है 9वीं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न आपके अभ्यासदा वाला पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपके अति लघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा, और एक प्रश्न आपके 2 नंबर का, अच्छा 2 प्रश्न आपके अति लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, और एक प्रश्न आपके जो पूछा जाएगा वो लघुत्तरात्मक में 2 अंक का पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि किसी मीनार की छाया और उसकी परछाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो छाया और उसकी जो परछाई है वो बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाए तो थीटा का मान जो है वो हमेशा कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है फिर आपके ये 10वां पार्ट, जिसका नाम है वृत्त। वृत्त से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वस्तुनिष्ठ, एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का।
तो 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो कौन कौन से बन सकते हैं? वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के ऊपर कुल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? फिर अनंत करेंगे। कुल पूछे तो अनंत, एक बिंदु से पूछे तो 1 हो जाएगा। वृत्त के अंदर बिंदु है तो 0, वृत्त के बाहर बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखा। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो अभी हमने चर्चा की थी, बाहर वाले से 2 खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो वृत्त पर कुल अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? तो वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली रेखा से एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है, ये दे रखा है इसमें आपके एक त्रिभुज, ये वृत्त है। वृत्त में इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका केंद्र है O और वृत्त पर कोई बिंदु है P। अब O से Q की जो लंबाई है वो 12 है, ये कितनी है? 12। और ये इसकी स्पर्श रेखा है PQ। आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। आधार और कर्ण दे रखा है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 12 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटा लेंगे तो ये आधार आ जाएगा। तो 12 का वर्ग 144, इसमें से 5 का वर्ग 25 घटाएंगे तो 119 आएगा। ये वर्ग के बराबर, तो ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इधर लगेगा, तो ये 119 अंडर रूट में इसका आंसर आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें आपको इसमें आधार और कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। तो वही 25 के स्क्वायर में से हम 24 के स्क्वायर को घटा के अंडर रूट कर लेंगे। तो 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग है 576, 15 में से 6 गए तो 9 और इधर बचेगा 1, 11 में से 7 गए तो 4, 49 7 के वर्ग हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये, किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं तो वो हमेशा समांतर होती हैं। वृत्त के व्यास के सिरों पर जब हम रेखाएं खींचते हैं तो वो हमेशा ही समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 असंरेखी बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। तो इसमें उत्तर लिखेंगे 1। 3 संरेखी बिंदु से, 1 मिनट वापस देख लेते इसको, ये गलत है क्वेश्चन। ये 3 संरेखी बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी? तो हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 संरेखी बिंदु एक ही रेखा में है तो ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये एक वृत्त हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 1। असंरेखी है तो असंरेखी से हम फिर एक ही वृत्त खींच सकते हैं, इसका आंसर आएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन 1। किसी वृत्त की त्रिज्या और उसकी खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने का कोण बनता है? तो वृत्त की, ये तो वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो हमेशा इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा आपके? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको आकृति PT और TP और TQ केंद्र वाले, O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 115 डिग्री है। तो PTQ का मान ज्ञात करना है। तो 180 में से हम 115 को घटा लेंगे तो 120 होता, तो 60 आता, तो अपने 5 इसमें और बढ़ जाएंगे तो 65 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से गए तो 6, तो 65 डिग्री इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भी एक बिंदु P और केंद्र O वाले किसी वृत्त पर P और PB 2 स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, आपको AOB का मान ज्ञात करना है। तो 180 में से 80 को घटा लेंगे तो 100 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 100 डिग्री आपके ऑप्शन 3 में दे रखा है। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली। एक प्रश्न आपके इसमें अबसद वाला इसमें से पूछा जाएगा, तो वो हम देख लेते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र पूछ सकते हैं तो वो 2πr होता है। वृत्त का परिमाप, परिधि दोनों एक ही है। अर्धवृत्त की परिधि और परिमाप जो ज्ञात करना है तो πr + 2r लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² और पाई का मान 22/7 या 3.14 लगाया जाता है। r जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
ज्ञात करने का सूत्र है ए बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है थीटा कोण चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण आर वृत्त की त्रिज्या है। तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर करना पड़ेगा। जब चाप की लंबाई ज्ञात हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है परिभाषा वृत्तखंड की। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती हैं। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र निम्न प्रकार से काम में लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण का डिग्री माप 360 डिग्री होता है। वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई, इसका आंसर हो जाएगा घंटे की सुई आधे मिनट का कोण बनाती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। त्रिज्या आर और इसमें कोण पी डिग्री दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपके इसमें देखो P बटा 180 तो होगा नहीं, P बटा 180 तो इसमें गलत हो जाएगा। तो देखो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो पाई आर स्क्वायर इसमें आपके 2 ही दे रखा है, मतलब ये दोनों तो गलत है। तो दूसरा तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 180 दे रखा बटे में। तो ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो जो 2 है उससे 720 को हमने काट दिया, तो ये थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अपना जो आंसर है वो चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा। परिधि 176, तो त्रिज्या ज्ञात करनी तो सूत्र लगाएंगे। परिधि का मान होता है परिधि बराबर 176। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 176। तो ये हो जाएगा आपके इसमें 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर बराबर 176। तो आर बराबर 176 इंटू 7 बटे 22 इंटू 2। फिर इसको हम काट देंगे यहाँ पे 22 के पार से 8 बार कटेगा, ये 22 8 176, 2 के पार से इसको काट देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा 7 चौक 28, कितना है 7 चौक 28। तो 28 इसका उत्तर तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल केंद्रीय कोण 120 डिग्री है तथा इसका क्षेत्रफल 66/7 है। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर है आपके 12वां पार्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें से भी आपकी एक प्रश्न आपके अबसदा वाला पूछा जाएगा। तो एक तो इसके सभी सूत्र आपको याद कर लेना है, मैंने वैसे वीडियो अपलोड कर रखा है, देख लेना। तो पहला प्रश्न अबसदा में बनता है समान ऊंचाई और समान त्रिज्याएं शंकुओं के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयतनों का अनुपात जो होगा वो R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ब वाला उत्तर इसमें सही आंसर है। एक गोले का व्यास 6 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात करें तो 6 का आधा हो जाएगा 3, R बराबर 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई का मान लिखेंगे हम 22/7 इंटू आर का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 या 9 9 27। अब जो कटता हो उसको काट लेंगे, 3 के पार से ये 9 बार कटेगा, 3 9 27 और कोई नहीं कटा, इन सभी को गुणा करेंगे 4 9 36, 36 इंटू 22 और बटे में कितना आ जाएगा आपके 7। जब इसको हम सोल्व करेंगे या फिर इसमें पाई का मान नहीं काटा इन्होंने, तो 36 पाई इसका आंसर हो जाएगा 36 पाई। तो 36 पाई स वाला उत्तर में दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये छठा ये कि 7 सेमी भुजा वाले घनाकार एक ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? तो 7 सेमी जो है अपना घन, इसके ऊपर अर्धगोला बनेगा। तो 7 है तो ये 7 का ही बनेगा, फिर गोला भी। व्यास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना लिखेंगे हम 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी है। तो
तो ये होता है एल बराबर या एल स्क्वायर बराबर या एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई एच 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके 100 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है ब, 10 सेंटीमीटर वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन जो होता है वो वर्ग के रूप में बनाया जाता है, वर्ग से बनता है। तो वर्ग जो इसका जो एक फलक है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग की आपको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। जो घन की भुजा है वही वर्ग की भुजा होगी। तो पहले घन के आयतन से इसकी भुजा ज्ञात करते हैं। तो भुजा क्यूब घन का आयतन बराबर 125 है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट 125। 125 किसके घन है 5 के घन है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है एक घनाभ में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई उसके विकर्ण के बराबर होती है। तो विकर्ण की लंबाई घनाभ में अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के बराबर आता है। अगला जो आपके पाठ है वो 13वीं प्रश्नावली है, 13 सांख्यिकी, जो सांख्यिकी आपके 13 नंबर की प्रश्नावली है और 2 अवस्तुता वाले प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 इसमें से बनने वाले हैं। तो वो 2 प्रश्न कौन कौन से वो इसमें हम देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तो आपके जो बनेगा वो ये है कि संख्या दे रखी है और इसका माध्य दे रखा है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये माध्य कितना है 10 दे रखा है, बराबर में लिखेंगे 10। इन सभी को जोड़ेंगे तो इनकी 6, 8, 9 और 13 की जोड़ 36 हो जाएगी। तो 36 प्लस x बटे में 5, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो 36 बराबर 50 हो जाएगा, x प्लस 36 बराबर 50, तो x बराबर 50 माइनस 36 बराबर 14 आएगा। तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 24 से 30 की वर्ग चिन्ह बताना है। देखो ये निम्न सीमा होती है 24 और 30 होता है उच्च सीमा। वर्ग चिन्ह का मतलब इनके दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो 24 और 30 को जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 के 2 का भाग देंगे तो 27 आंसर आएगा। 27 बी वाला उत्तर में दे रखा है। तो इन दोनों की जोड़ कितनी आएगी 54, 2 का भाग दिया तो 27 मध्य मान आ जाएगा। संख्याओं के n का माध्य ज्ञात करें। तो ये प्रथम n संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, तो n प्लस 1/2 होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा n प्लस 1/2। नेक्स्ट है इन आंकड़ों का आपको परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करने के लिए अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हम घटाएंगे। बड़ी संख्या इसमें से 20 है और छोटी संख्या इसमें 2 है। 20 में से 2 गए तो कितना आंसर आएगा 18 आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखो प्रथम n प्राकृत संख्या जो विषम संख्या है इनका जो माध्य है वो हमेशा n ही होता है। जितनी संख्या है उसका माध्य उतना ही आता है, वो शुरू से होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9 इन सभी को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आंसर आएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो सारी सम प्राकृत संख्या लिखेंगे शुरू के 10 नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इन सभी को जोड़ेंगे। फिर तो 2 को जोड़ेंगे हम यहाँ पे 2 को जोड़ देंगे 18 में, 4 को 16 में, 6 को 14 में और 8 को 12 में। इस प्रकार से सभी की जोड़ करेंगे तो वो 110 के बराबर आएगी। 110 में 10 का भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। सभी को जोड़ेंगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इन सब की जोड़ करेंगे। x x x x और x कितनी बार है, ये आपके x इसमें 5 बार है। तो ये हो जाएगा आपके 5x और 3 कितनी बार है, ये 3 बिना x वाले की जोड़ करेंगे तो 3, 6, 9, 9, 18, 18 और 12 ये हो जाएंगे 30। तो ये कितना हो जाएगा आपके 5x प्लस 30 और बटे में 5 आएगा। अब इसमें आपको जोड़ कर लेनी है, इनकी कॉमन निकाल लेना है। 5 का भाग चला जाएगा इसमें तो 5 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके x प्लस 6
और अंदर आएगा आपके 5 और 5 से 5 कट जाएगा तो x + 6 इसका आंसर आ जाएगा। x फ्रैक्शन की बारंबारता f हो तो समांतर माध्य होगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। किसी श्रेणी में सर्वाधिक बारंबारता मूल्य क्या कहलाता है? उसको बहुलक कहते हैं। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। संचयी बारंबारता का प्रयोग माध्यक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा आपके l + n/2 - CF/f × h। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र l + f1 - f0 बटे 2 f1 - f0 - f2 × h हो जाएगा। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, इसमें से मानक विचलन नहीं है। नेक्स्ट है सांख्यिकी आंकड़ों के औसत को क्या कहते हैं? तो उसको हम समांतर माध्य कहा जाता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो 0 से 5 तक की जोड़, 4 तक की जोड़ करनी है और 5 का भाग देना, तो 10 हो जाएगी जोड़, 5 का भाग देंगे तो 2 आंसर आएगा। यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो उस अगले अंतराल में लेते हैं, तो इसको तो बढ़ेंगे हम अगले अंतराल में। ABCD का गणितीय माध्य क्या होता है? तो a + b + c + d सभी की जोड़ और बटे में 4 लिखेंगे। आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, इनकी माध्य जो होता है उसको हम आलेख के द्वारा नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ भरेंगे हम माध्य। माध्य में ग्राफ नहीं चलता है। अगला जो प्रश्न है फिर आपके प्रश्नावली है, 15वीं प्रश्नावली, मतलब लास्ट प्रश्नावली है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये प्रायिकता वाली, प्रायिकता में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न अबसद वाला आएगा, एक रिक्त स्थान और एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम की घटना और बटे कुल संभावित परिणामों की घटना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी घटना के होने की जो प्रायिकता है उन सभी का जो योग है, होने की और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होते हैं। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा नहीं होगा, तो 0 से अधिक या उसके बराबर होता है, या 1 से बराबर या 1 से बराबर में, या फिर 1 से छोटा होता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बसद वाले, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट ये बनता है कि एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, बाह्य संख्या आने की प्रायिकता, एक तो प्रश्न वो हमेशा बनता ही बनता है। तो जैसे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सी संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता का मान P/Q के रूप में हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, लेकिन माइनस का 1.5 नहीं होगा। तो अपना आंसर माइनस का 1.5 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जितने भी MCQ थे आपके वो सारे के सारे देख लिए। ये पूरी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप सारे टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके 10वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह ज़रूर देना, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।